हेलो दोस्तों, दुनिया में लगभग 57 इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से कल्चरली काफी डिफरेंट हैं, बट रिलीजन के मामले में एक हैं। अफ्रीका के रेगिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के पहाड़ों और इंडोनेशिया के सुमात्रा जंगल तक अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं। आज ये छोटे छोटे देशों में बटे हुए हैं, पर कभी उमैयद खिलाफत और ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ये ज्यादातर देश एक हुआ करते थे, पर वक्त के साथ साथ ये अलग अलग देशों में बढ़ते चले गए, जिन्हें आज इस्लामिक वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस्लामिक कंट्रीज का मैप देखें तो लगभग सभी एक साथ जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, सिवाय बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के। इसके अलावा एक दो छोटे यूरोपियन देश। तो आज की वीडियो में चलिए इमेजिन करते हैं कि अगर ये सभी इस्लामिक देश एक देश बन जाएं तो क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन कैसी होगी, जीडीपी, मिलिट्री पावर और भी क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। पर नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बॉर्डर्स। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वन इस्लामिक कंट्री के बॉर्डर के बारे में। तो इसके सबसे पश्चिम में मोरक्को देश होगा और सबसे पूर्व में इंडोनेशिया। इसके सबसे बड़े बॉर्डर्स सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से, इंडिया से, चाइना और रशिया से लगेंगे। इसके अलावा सबसे आखिरी बॉर्डर पूर्व में फिलीपींस से लगेगा। एरिया वाइज इस देश का एरिया 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा, यानी लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इस टाइम मौजूद सभी देशों में सबसे ज्यादा बड़ा होगा और हिस्ट्री की सेकंड बिगेस्ट कंट्री होगा आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि अब तक सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर ही रहा है। पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन इस कंट्री की लगभग 170 करोड़ होगी, क्योंकि बाकी की बहुत सी मुस्लिम आबादी दूसरे देशों में माइनॉरिटी के रूप में रहती है। हालांकि आबादी के मामले में ये देश दुनिया में नंबर 1 होगा। इवन चाइना और इंडिया की आबादी भी इससे कम है। ऑफिशियल लैंग्वेज। इस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज शायद अरेबिक ही होगी, क्योंकि लगभग हर मुस्लिम इस लैंग्वेज को जानता है। हालांकि केवल लगभग 22% मुस्लिम ही अरेबिक को अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग के रूप में बोलते हैं, पर पढ़ना लगभग सभी जानते हैं। हालांकि यहाँ की दूसरी बड़ी लैंग्वेजेस उर्दू, बंगाली, पर्शियन, तुर्किश और इंग्लिश भी होंगी। दोस्तों, इस्लामिक रिलीजन की शुरुआत भले ही मिडिल ईस्ट से हुई हो, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन मिडिल ईस्ट के बाहर पाई जाती है। लगभग 38% मुस्लिम आबादी ही मिडिल ईस्ट के देशों में रहती है, बाकी के 20% साउथ एशियन कंट्रीज यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा लगभग 19.7% अफ्रीका में, 16.1% साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे देशों में, 5.1% सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में और 1% यूरोपियन है। तो ये सभी जब एक देश के नागरिक होंगे तो रिलीजन के अलावा इनमें बहुत सारे कल्चरल और रेशियल डिफरेंसेस भी होंगे। दोस्तों, इस 170 करोड़ की आबादी वाले वन मुस्लिम नेशन में लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ नॉन मुस्लिम की आबादी भी रह रही होगी, जिनमें इजिप्ट और सेंट्रल एशिया जैसी जगहों में क्रिश्चियंस लार्जेस्ट माइनॉरिटी होंगे। वहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी जगहों में लार्जेस्ट माइनॉरिटीज हिंदूज की होगी। इस वन इस्लामिक नेशन में 6% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की और 1.8% हिंदूज की होगी। वहीं बाकी कुछ अदर माइनॉरिटीज भी होंगी। जीडीपी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस वन इस्लामिक वर्ल्ड की जीडीपी की। तो जीडीपी के लिहाज से ये देश 18.2 ट्रिलियन जीडीपी पीपीपी के साथ चाइना और यूएसए के बाद तीसरा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश होगा। इस देश में कुछ दुनिया के सबसे अमीर शहर जैसे दोहा, कतर, दुबई एटसेट्रा मौजूद होंगे। वहीं कुछ दुनिया की बेहद गरीब जगह जैसे सोमालिया और नाइजर भी होंगी। गवर्नमेंट। दोस्तों, इतने बड़े देश को एक गवर्नमेंट कंट्रोल करे ऐसा काफी मुश्किल होगा, पर एक देश को एक ही गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है। तो इस यूनियन इस्लामिक नेशन को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट काफी ज्यादा पावरफुल होगी, पर डेमोक्रेसी होना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि दुनिया के अलग अलग बहुत से रीजन्स को कंट्रोल करने के लिए इस वन इस्लामिक कंट्री में रीजनल डेमोक्रेसी जरूर हो सकती है, क्योंकि बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज इस टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की एक्सेट्रा। तो यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी में रहने की आदत है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल डेमोक्रेसी का सहारा ले सकती है। पावर। दोस्तों, सभी मुस्लिम देशों के सैनिकों को मिला दें तो इस देश के पास लगभग 60 लाख सैनिक होंगे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसी तरह मिलिट्री के अदर इक्विपमेंट्स जैसे फाइटर जेट्स, सबमरीन, टैंक और मिसाइल्स के मामले में भी ये देश दुनिया की टॉप 3 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बन जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों, आज भी दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम बहुल
बाहुल्य देशों में काफी कीमती नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट के पेट्रोलियम रिजर्व हो या अफगानिस्तान के लिथियम और गैस के भंडार। तो इस यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री के पास लगभग सभी तरह के की मिनरल्स होंगे, जिनमें ऑयल और गैस के तो लार्जेस्ट रिजर्व और हाइड्रोकार्बन के थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व इसी कंट्री में पाए जाएंगे। लार्जेस्ट सिटी दोस्तों, इस यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री में दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर पाए जाएंगे, इसीलिए इस कंट्री का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कायरो होगा, जो इस टाइम इजिप्ट की राजधानी है। सेकंड नंबर पर ढाका सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होगा, जो कि बांग्लादेश में है। कैपिटल दोस्तों, एक यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री जिसकी सरहदें अफ्रीका से यूरोप होते हुए एशिया के पूर्वी भाग तक फैली होंगी, उसे एक राजधानी से कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम होगा। इसीलिए शायद इस हाइपोथेटिकल कंट्री की मल्टीपल राजधानी बनाई जाए, जैसे कि इस टाइम भी दुनिया के कुछ देशों में मल्टीपल राजधानी मौजूद होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में इस टाइम तीन राजधानी है, एक एग्जीक्यूटिव राजधानी है, एक लेजिस्लेटिव और एक जुडिशियल। तो वैसे ही इस यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री की राजधानी भी कई बनाई जा सकती हैं। हालांकि इतिहास में उमैयद डायनेस्टी और ऑटोमन एम्पायर अपने पीक टाइम में कुछ ऐसी यूनाइटेड कंट्री के रूप में दिखते थे, लेकिन उन्हें एक ही राजधानी से कंट्रोल किया जाता था। इन डायनेस्टीज की राजधानी मुस्लिम देशों के इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहे हैं। तो हो सकता है इस यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री की राजधानी भी एक बार फिर से इन्हीं में से किसी एक शहर को बनाया जाए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है इस्तांबुल शहर का, जो कि तुर्की में पड़ता है। ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक शहर है। इतिहास में कई सदियों तक ये वर्ल्ड सुपर पावर रोमन एम्पायर की राजधानी था। तब इसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, लेकिन फिर जब ऑटोमन एम्पायर ने इस पर कब्जा कर लिया तो ऑटोमन एम्पायर ने भी इसे ही अपनी राजधानी बनाया, और उस टाइम ऑटोमन एम्पायर भी वर्ल्ड सुपर पावर था। हालांकि इस टाइम ये तुर्की की राजधानी नहीं है, पर तुर्की का काफी इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा शहर यही है, जबकि तुर्की की राजधानी इस टाइम अंकारा सिटी है। अब दोस्तों, क्योंकि इस्तांबुल यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पड़ने वाला दुनिया का इकलौता शहर है, ऊपर से इसके बीच से होकर दुनिया का काफी इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता, जिसे बॉस्फोरस सीवे कहते हैं, वो भी गुजरता है। एशिया और यूरोप में पड़ने के अलावा ये शहर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी ज्यादा पास भी है, इसलिए यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री की राजधानी बनने की दौड़ में सबसे आगे यही शहर हो सकता है। अब दोस्तों, ये वीडियो एक हाइपोथेटिकल वीडियो थी, यानी यहाँ पर जो भी डेटा मैंने आपको बताया है वो दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर निकाला गया डेटा है। इस वीडियो का मकसद आपको केवल जानकारी पहुंचाना था, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।